लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर ली थी। हाँ सर। चलो, कोई डाउट है अभी तक किसी को? कोई भी डाउट? एनी डाउट्स? चलो, नहीं है। मैं तो बताओ लास्ट टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था। सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रिजॉल्व कर रहे थे वेक्टर। चलो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रिजॉल्व करना सीखा था, राइट? आई Yes, कैप sir. जे कैप के कैप में। चलो, अच्छी बात है। मैंने कहा अगर आपको वो चीज समझ में आ गई है तो जरा देखो। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है? दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4। ये है ए, ये है बी, ठीक है? ये एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री। मुझे जरा ए और बी का रिजल्टेंट निकाल के बताओ जल्दी, कितना आएगा ए और बी का रिजल्टेंट? कितना आ रहा है? ए और बी का रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का एंगल ए से बी से निकाल लो। अरे भाई जल्दी बताओ यार, कितना टाइम लग रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको भाई? हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इजी कर दूं क्या? लो भाई, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल कर दो। अब तो कर लोगे भाई। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल कर दिया। अब तो बता दो यार रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक भी बंदा सॉल्व नहीं कर पा रहा है यार, क्या कर दो? वेक्टर वेक्टर एकदम हो गया क्या? ए आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा प्रथम? सर ए ए ए। एनीबॉडी एल्स? √2a। हर्षित कितना बोल रहे हो? सर a√3। a√3। साजिद? √2a। √2a। सर ए होगा आंसर। नमन दोषी ए बोल रहे हैं, बाकी लोग √1 नहीं। जॉन कितना, जैन कितना बोल रहे हैं? √1 ए √1 नहीं। मतलब चलो भाई, एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं √a वालों से। हाँ भाई साहब, जैरिन √a क्यों होगा? मतलब ए क्यों होगा, सॉरी। सर वो आपने बताया था ना कि एंगल डिफरेंट एंगल पे 60, 90, 120 कॉलम बनवाया था, फिर तो 120 पे रिजल्टेंट √1 नहीं होगा ना? रिजल्टेंट √1 आएगा। क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 है? यस सर। नो सर। √60 है। अच्छा 60 है √60 तो नहीं है, केवल 60 डिग्री है। √3 है। भाई साहब, पहले पहले में विकेट गिर गया, पहली बॉल पे ही सबका। ये हाल है देखो वेक्टर्स में, इसलिए आप बोलते हो वेक्टर्स हमको नहीं आते।
थ्योरी में जो चीजें लिखी हैं इसका मतलब हमने रिवाइज नहीं किया क्लास से पहले। हाँ भैया, साजिद √2a क्यों होगा साजिद √2a? सर वो गलती से देख लिया मैंने सर, ए होगा। गलती से क्या, गलती से देखा तुमने? साजिद वो क्या आप देखा गलती से? सर वो आपने डायग्राम बनवाया था ना एंगल वाला, उसमें 90 हाँ, का है। उसमें क्या गलती? इसका मतलब मेरे को डायग्राम देखना नहीं है भाई साहब। मतलब मैंने इतना शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया, उसके बावजूद भी आप आंसर दे रहे हो उल्टे सीधे यार। तो फिर उस शॉर्टकट का मतलब क्या? जो शॉर्टकट सर आपने बताया मैंने रट लिया, पर उस शॉर्टकट के आगे पीछे की बातें हमको नहीं पता। एंगल कैसे निकालते हैं सर वो मत पूछना, वो सब नहीं आता। जो हमें दिखेगा आंख बंद करके, इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया। सिर्फ एक करेक्ट आंसर आया था मेरे पास, एक। कौन था वो करेक्ट आंसर? √3। √3 किसका आंसर था? हर्ष के टाइगर। सर मेरा भाई साहब एंगल निकालना सीख लो। ये हेड और टेल कनेक्टेड है, नहीं चाहिए मुझे। सर इसको आगे शिफ्ट करो ए वेक्टर को। जब ए वेक्टर इधर शिफ्ट होगा तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, दिस इज द थीटा। और जब 60 डिग्री होता है तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है? तब आप बोलते हो कि सर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 60 डिग्री है दोनों वेक्टर के बीच में, तो उनका रिजल्टेंट होता है √3 टाइम्स ऑफ ए। ऐसे ही काम करोगे भाई, ऐसे ही काम करोगे। चलो बताओ जरा, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल पाओगे? सर 5 सर 5। चलो आपने बोल दिया 5। मुझे ये बता दो ए वेक्टर का एक्स के साथ एंगल, एक्स एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सर tan इनवर्स 4/3। कितना बेटा? tan इनवर्स 4/3। तो पहले तो देखो एक चीज सीख लो, अगर ये एंगल थीटा है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। इस ट्रायंगल को सीख लो अच्छे से। ये हाइपोटेन्यूज तो 5 होगा, या तो थीटा के सामने वाली साइड 4 होगी या 3 हो सकती है। अगर थीटा के सामने वाली साइड 4 है, मतलब बड़ी है, 3 और 4 में से बड़ी साइड है, तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू होगी 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज, परपेंडिकुलर कितना है 4/5 cos 53 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5 tan 53 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 4 here। मैंने कहा इसी में अगर मैं इस एंगल की बात करने लगूं, मतलब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दूं, अब आप बोलोगे सर ये 3 है, ये 4 है, ये एंगल थीटा है। इस केस में थीटा आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल है ये, ठीक है। ये वाला 53 डिग्री है तो ये वाला 37 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सर इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलोगे और जिसके साथ वो बन रहा है वो बेस, तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू कितनी? 37 डिग्री। जब थीटा के सामने छोटी वाली साइड होगी तो 37 डिग्री, थीटा के सामने बड़ी वाली साइड होगी तो 53 डिग्री। साइन 37 3/5 cos 37 4/5 tan 37 3/4। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये काफी ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको आने चाहिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
मैंने कहा जरा देखो, अगर ए वेक्टर ax i कैप प्लस ए वाई जे कैप ऐसे फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने कहा मान लो ये ए वेक्टर ऐसे है और अगर मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एंगल अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा की बात करोगे तो आप बोलो क्या होगा सर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर बेस हो जाएगा यहाँ पे ax के बराबर और ये y के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर tan थीटा क्या हो जाएगा सर, इस केस में tan थीटा, थीटा इज द एंगल विद द x एक्सिस, ध्यान रखें पूरी बात को याद रखेंगे, tan ही थीटा, थीटा तुरंत निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू ay अपॉन ax, ठीक है। चलिए मैंने कहा अगर मान लो कि सर ए वेक्टर तीनों के साथ दे रखा हो, ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप, थ्री अगर कुछ है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस केस में भी आप मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे मैग्नीट्यूड, तो दैट विल बी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसे निकलेगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, इस तरीके से निकलेगा, चलिए अच्छी बात है। अब मैंने कहा मान लो ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, ये y हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, मैंने कहा ये मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, मैंने कहा मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ z एक्सिस है और z एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, गामा एक्सिस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर cos अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा, सर cos अल्फा आप बताओ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू ax अपॉन a। सिमिलरली cos बीटा, बीटा किससे एंगल बना रहा है सर, बीटा एंगल बना रहा है y से, तो दैट विल बी इक्वल टू ay अपॉन a। cos गामा, गामा किससे एंगल बना रहा है z से, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू az बाय a। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूले के फॉर्म में याद रह जाते हैं, ठीक है। अब आपने कहा a इक्वल टू दे रखा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, तो आप इनके cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल सकते हो। अल्फा बीटा गामा पता होना चाहिए क्या है यहाँ पर, अल्फा इज दी वेक्टर का a से बनने वाला एंगल, बीटा इज दी b से बनने वाला एंगल, और वो सॉरी y से बनने वाला एंगल, और गामा इज दी z एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली उनकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम वेक्टर्स की हम बात कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट चलो एक और चीज, मैंने कहा सर मान लो अगर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, अगर b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, मैंने कहा अगर मुझे क्या करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर चाहिए, कैसे निकालोगे सर, देखो अगर जब भी हमें i कैप j कैप और k कैप के फॉर्म में वेक्टर्स गिवन हो और मुझे क्या चाहिए हो, मुझे दोनों का एडिशन चाहिए हो, तो आप क्या बोलोगे सर इनके i कैप को करस्पॉन्डिंग ऐड कर लो तो कितना होगा 3 प्लस 2 दैट इज 5 i कैप, j कैप को प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दो तो आप बोलोगे 2 माइनस 1 इज प्लस j कैप, k कैप को प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दो दैट इज 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस k कैप, तो दैट इज द रिजल्टेंट। देखिए दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो, दोनों के बीच में एंगल अगर गिवन हो तो आप बोलते हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, रिजल्टेंट का किसी वेक्टर के साथ एंगल निकाला जा सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी। बट अगर इस फॉर्मेट में कोई दो वेक्टर्स गिवन हो तो आप क्या करोगे, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ ऐड कर लो, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ ऐड कर लो, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ ऐड कर लो, और सिंपली आप बोलोगे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो a प्लस b वेक्टर होगा, ठीक है। किसी ने मुझसे बोला था सर रिजॉल्व क्यों करते हैं, देखो उसमें ये x को आप x के साथ अलग सॉल्व कर सकते हो, y को y के साथ अलग सॉल्व कर सकते हो, z को z के साथ सॉल्व कर सकते हो बिना किसी और टेंशन लिए, तो ब्रेक करने से हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, ठीक है।
तो हम ऐसे ब्रेक करके इंडिविजुअल डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। आप तो बोलो कि सर इसको इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो बातें हुई कुछ हमारी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की और रिजोल्यूशन की, ठीक है। आई होप रिजोल्यूशन का मतलब आपको समझ में आया कि सर रिजोल्व कैसे करते हैं। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन, इसको भी देख लो, आप नोट कर लो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो आप इसको कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे आएगा। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। मैंने कहा सर अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। जहां पे भी समझ में नहीं आए वही रोक देना, आगे मत बढ़ने देना मुझे। ये मत हो कि सर पूरी क्लास के बाद आप मुझसे पूछो, छोटी छोटी बातें की थी इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली बता दूंगा आपको। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक पहला होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। देखो इनके नाम ऐसे क्यों है ये भी अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इनको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो भी आपको देखो पता चलेगा। मैंने कहा सर मान लो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, पहले टाइप का प्रोडक्ट देखना है जिसको हम बोलते हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। मैंने कहा दो वेक्टर्स हैं, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आप बोलोगे दो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, वो ऐसे डिफाइन होता है। मैंने कहा अगर ए, इनके बीच में लिखने का तरीका होता है ए डॉट बी, दोनों बीच में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। एंड दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये देखिए ये एक क्वांटिटी आई है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ए डॉट बी का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, ए डॉट बी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा है क्या, एक नंबर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है, ना आई कैप आ रहा है, ना जे कैप आ रहा है, ना कोई डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है दो वेक्टर्स उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या आता है, स्केलर आता है। कैसा रिजल्ट आता है, स्केलर रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए उसका आंसर क्या होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। अच्छा मैंने कहा जरा यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसका ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, सर ले सकते हो। अगर ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा a cos थीटा। क्या आएगा, a cos थीटा। तो ये दूसरा तरीका भी होता है, इसको हम बोलते हैं कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू बी, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप b की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट ले लीजिए और b के मैग्नीट्यूड से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका a डॉट बी आ जाएगा। ऐसे देखिए a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में ले लीजिए और b के मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी ये देखो यही आने वाला है, इसमें किसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने a का कंपोनेंट लिया ऐसे ही मैं b का कंपोनेंट भी ले सकता हूँ, ध्यान रखें, ठीक है। मैंने कहा a की डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें क्योंकि मुझे नहीं मालूम, देखो परपेंडिकुलर साइड यहाँ पड़ेगा इसके, हमेशा दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब b का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, देखो b इस डायरेक्शन से कैसा एंगल बना रहा है, थीटा, तो आप बोलोगे इस ये यही हो गया, इतने के बराबर ही हो गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो साइज है ये किसके बराबर हो गया, b cos थीटा के बराबर हो गया। b का कंपोनेंट इस डायरेक्शन, एक काम करते हैं थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ये a के बराबर ही आ रहा है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा सर b को थोड़ा और बड़ा बना, ये ऐसा बना लेते हैं b, ठीक है। बी वेक्टर को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, मैंने कहा देखो इसका कंपोनेंट लेने का तरीका क्या होगा, आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये, तो यहां से यहां तक की बात करूं, ये पूरी डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की ये है b cos थीटा, ठीक है। इस
राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, देखो बी जो वेक्टर है वो इससे एंगल बना रही है थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, हमेशा ध्यान रखना है, कल आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है तो बी जिससे भी, बी इसमें हाइपोटेन्यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, बी जिस डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रही है तो उस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा दैट इज बी cos थीटा। और उसी डायरेक्शन में ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी का कंपोनेंट ले लो ए की डायरेक्शन में इनटू ए से मल्टीप्लाई कर दो। ये अलग अलग तरीके हैं, कभी कभी आपको ये कंपोनेंट पता होते हैं, कभी कभी आपको क्या पता होते हैं, कंपोनेंट पता होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही है ये बातें या नहीं आ रही हैं? आवाज नहीं आ रही है मेरे को बिल्कुल भी। सर यस सर। चलिए अच्छी बात है। मैंने कहा कभी कभी आपको क्या पता होगा कि सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड पता होगा। मैं इसको यूज करके एक चीज और निकाल सकता हूँ, दो वेक्टर्स के बीच का अगर कभी कभी हमको एंगल नहीं बताते हैं तो आपको क्या बोलोगे सर, यहाँ से अगर देखोगे अगर उनके बीच का ए डॉट बी निकाल पा रहे हो कैसे भी और उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पता है तो आप उनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। ए डॉट बी के नीचे ए और इंटू बी से ये ए और बी के मैग्नीट्यूड है, cos थीटा निकाल सकते हो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो कभी कभी आपको क्या करेंगे, वो दो वेक्टर्स के क्या दे देंगे, आपको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट दे देंगे और उनके मैग्नीट्यूड भी दे देंगे और उनसे पूछ लेंगे बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर और देख लो, अगर मेरे पास ए वेक्टर की बात करूं, अगर मेरे पास ए वेक्टर ऐसा दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, मतलब i कैप j कैप और k कैप के फॉर्म में अगर मुझे वेक्टर दे रखा है, मैंने कहा b वेक्टर ऐसे दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। तो मुझे a डॉट b कितना आएगा वो हम बताएंगे। मैं क्या एक काम करते हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, मुझे थोड़ी सी बहुत चीजें और करनी है, वो बता देता हूँ, उसके बाद में इस पे आऊंगा। मैं क्या इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। मैंने कहा केस 1, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री है। योगिता कुछ बोलना चाह रहे हो? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही। एनीवन एल्स? अभी आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ गई बाकी बच्चे? आ गई सर आ गई। चलिए, थीटा अगर 0 है मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो मतलब कुछ ऐसे हो, ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो, तो थीटा 0 मतलब cos 0 इज 1। तो आप क्या बोलोगे कि सर a डॉट b की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे a डॉट b की वैल्यू आएगी a इंटू बी, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1। इसी वजह से आप बोलते हो कि अगर मैं a वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट ले लूं, मतलब एक वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आप बोलोगे सर a इंटू ए के बराबर, क्योंकि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो वही दूसरा वेक्टर भी तो उसी डायरेक्शन में होगा। सेम वेक्टर का सेम से ही आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप कितना बोलोगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। चलो भाई, मुझे जरा से चैट बॉक्स में जरा आंसर देख के बताओगे कि, चलो चैट बॉक्स में नहीं वैसे ही बोल के बताओ, आई डॉट आई कितना आएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, क्विकली। 1 होगा सर। कौन मनन कितना बोल रहे हो? 1 गुड। देखो मैंने कहा a डॉट a कैप क्या होगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो i डॉट i कैप क्या होगा, i कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और i कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो आप बोलोगे i कैप डॉट i कैप ले लो, चाहे j डॉट j कैप ले लो, चाहे k कैप डॉट k कैप ले लो, सबका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, ठीक है। तो आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर लोगे। मैंने कहा सर और देख लो केस 2,
अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, मतलब एक वेक्टर अगर ऐसा है और दूसरा वेक्टर मतलब ऐसा है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए डॉट बी कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू -80। ए डॉट बी कितना आएगा, -80 आएगा। मैं कहा ठीक है सर एक और ले लो, केस थर्ड। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है मतलब दो वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। cos 90 होता है 0, तो आप बोलोगे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दो वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो आप बोलोगे उनका डॉट प्रोडक्ट कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। और क्यों आने वाला है ये भी आपको पता है, ठीक है। मैंने कहा इसी रीजन से आप बोलोगे आई डॉट जे कैप कितना आएगा, आई डॉट जे कैप कितना आएगा, 0 k cap 0 बेटा के कैप नहीं आएगा, किसी ने बोला के कैप, सर 0 आएगा, 0 90 डिग्री होगा ना थीटा। के कैप बोलने वाली कौन बच्ची थी, सर दीक्षा। बेटा के कैप कैसे आ जाएगा, दो डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर कैसे आ सकता है, पहले तो यही बताओ। सर क्या, दो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आना चाहिए कि स्केलर, सर स्केलर। आई डॉट जे कैप अगर के कैप आ रहा है, के कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, वेक्टर। आपके हिसाब से तो के कैप आंसर आ रहा है, वेक्टर दे दिया आपने तो एकदम ही पंडे बिगाड़ दिए। सर वो कंफ्यूज हो गई थी। कंफ्यूजन में नहीं बेटा, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं जाए। कंफ्यूजन इसलिए हो गई क्योंकि आपको कुछ चीजें रटी हुई हैं, सीधे सीधे कंसेप्ट लगाया करो, कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आई डॉट जे, आई कैप और जे कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और अभी देखो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आया, 0। तो आई कैप डॉट जे कैप ले लो, चाहे पे जे कैप डॉट के कैप ले लो, चाहे के कैप डॉट आई कैप ले लो, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब जरा देखो इस पे आ जाओ। मैंने कहा अगर ए डॉट बी लेना है तो क्या करोगे सर, इसका इसके साथ करना पड़ेगा, इसका इसके साथ करना पड़ेगा, इसका इसके साथ करना पड़ेगा, प्लस फिर इसका इसके साथ करना पड़ेगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। मैंने कहा फिर प्लस प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और सबको ऐड करना है। तो मैंने कहा जरा देखो, जब इसका इसके साथ करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, 1 आएगा। कुछ नहीं बोला करो, बुलंद आवाज में बोला करो यार, लगना चाहिए चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसका इसके साथ करो तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, और a1 इंटू b1 कितना हो जाएगा सर, ऐसे a1 इंटू b1। मैंने कहा प्लस, अब आई का जे के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, आई का के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। यस सर, क्या, नो सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा जे का आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 और जे का जे के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 तो जे का जे के साथ 1 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, जाग रहे हो इसका मतलब। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने कहा जब जे कैप और डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 1, तो आप क्या बोलोगे, a2 इंटू b2 हो जाएगा, प्लस जे कैप और के कैप के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली के कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। जहां नहीं समझ में वहीं रोक देना। के कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। के कैप का के कैप के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, a3 इंटू b3। तो इन शॉर्ट आप बोलोगे जब भी आपके पास आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट, वो वेक्टर दिए हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आप कहेंगे सर इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप के साथ, प्लस जे कैप के कंपोनेंट को जे कैप के साथ, प्लस के कैप के कंपोनेंट को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड करके रख देंगे। इसमें बस ध्यान ये रखना कि प्रॉपर साइन के साथ, अगर a2 नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, साइन गायब मत कर देना।
ठीक है प्रॉपर। अगर यहाँ -a2 होता तो आप लिखते -a2 into b2। तो जो साइन है वो प्रॉपर साइन मेंटेन रखेंगे, कोई भी साइन अपनी तरफ से हटाने देंगे, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, प्रॉपर साइन के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और लिख देंगे आंसर। क्या हम ऐसे कर पाएंगे? कोई दिक्कत होगी? कोई एग्जांपल देगा डॉट प्रोडक्ट का, कोई क्वांटिटी जो डॉट प्रोडक्ट से आती हो? सर वर्क वर्क किसका डॉट प्रोडक्ट है? सर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F dot ds। F डॉट डी, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? आपको वर्क देता है। ऐसे ही आप पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, F डॉट v, है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपने बोला कि पावर कैसा होता है सर? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज़ डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हम जब भी ये बोल रहे हैं ना, ये वेक्टर ये क्वांटिटीज हैं। हम वेक्टर बोल रहे हैं, ए और बी क्या होंगे? कोई क्वांटिटीज हैं। आगे जाके हम इन्हें क्वांटिटीज के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सीख रहे हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत है पूछ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर फॉर्मूले में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए बी क्या है? कॉस थीटा इक्वल में जो अपॉन में लिखा है ए बी, वो है क्या वैसे? ये क्या है? ये हाँ, ये ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, थैंक यू सर। बेटा यहाँ पे ए बी कॉस थीटा में ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? तेरा मेरा? ए वेक्टर का, और ये बी वेक्टर का। तो बेटा यही तो लिखा है यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू यहीं से तो निकाली है, ये देखो। तो यहाँ से कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। चलो और कोई डाउट? नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। जरा ए डॉट भी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। जीरो जीरो आ रहा है। क्या हुआ? जीरो जीरो। जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है? यस सर। कैसे जीरो आ रहा है तेरा भाई? सर 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 6 k कैप, मतलब 5 k कैप। हर्षित क्या बोलो जरा? एक सेकंड सर, -3 i कैप प्लस -2 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस 5 j कैप, याद है? -2 सर, -2 j कैप सर जीरो आ रहा है, जीरो। सर वो -2 j जीरो आ रहा है। स्केलर है तो वो ऐड होंगे ना वेक्टर। हर्षित बेटा एक सेकंड हर्षित, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? जी सर। हर्षित हाँ जी सर, हो गया, स्केलर आएगा। ये स्केलर है? नहीं सर, वो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप सोच रहे हो इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ऐसा बोला जा रहे हो? नहीं सर, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ओ हीरो, क्या सीखा तू इतनी देर में? ये दोनों डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होगा? ए का पहले मैग्नीट्यूड निकालूं, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालूं, वो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा करूं मैं? हर्षित
आपसे बात कर रहा हूँ, हर बात का जवाब तुरंत चाहिए। हर्षित, यस सर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए। अरे कुछ बोलेगा भाई। हर्षित पहले तो अनम्यूट कर ले, मैंने यहीं से फेंक के मारना तेरे को। अनम्यूट करो। मैंने कुछ पूछा, आप आंसर दोगे उसका? मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूं, बी का मैग्नीट्यूड निकालूं और आपस में मल्टीप्लाई करूं तब आएगा? हाँ बोल या ना बोल? नहीं सर। क्या करेंगे फिर? पता है तेरे को क्या करेंगे? तो ये बता दे मुझे, क्या तुझसे पता है कैसे सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन? बोलोगे बेटा हर्षित, क्या आपको पता है? हाँ या ना, कुछ तो बोल। हर्षित, ओ बेटा हर्षित। सर तो डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है कि मैं फोन में घुस के मारूंगा तेरे को? कुछ बोलेगा, मुंह खोलेगा। देख कहां से आया हीरो बेटा तू। हर्षित बेटा तेरा नाम क्या है? सर बोल क्यों नहीं रहा है? गजब है दोनों यार। के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करके cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। cos थीटा कहां से आएगा? cos थीटा कहां से लाएगा? एनीवन एल्स? बताएगा कोई कैसे आएगा? हर्षित तो बेटा जाएगा। सर मैं ट्राई करूँ सर- क्या एक बार बताने सर का? जीरो आएगा, जीरो। सर जीरो आएगा। सर जीरो। जीरो आएगा। चलो चलो, देखो बेटा अभी क्या बताया था मैंने कहा, जब आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दो वेक्टर्स हो तो उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ प्रॉपर साइन के साथ। तो भाई साहब 3 आई कैप डॉट माइनस आई कैप, तो 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? -3 आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है। मैं कहा प्लस -2 इंटू +1 कितना हो जाएगा? सर आप बोलोगे माइनस का 2, तो आप बोलोगे -2 प्लस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1, तो आप बोलोगे +5। सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 0। आई डोंट नो इसमें क्या डिफिकल्टी थी। अक्षय तो एकदम ही बोल्ड हो गया, भगवान जाने उसने क्या किया। सर अगर ये a डॉट b का वेक्टर का 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में 90 क्या डिग्री का बोला? एंगल हुआ ना? शशांक कुछ बोल रहा है, मैं क्लियर नहीं आ रहा, फिर से बोल। सर अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ बोलता जा बोलता जा। तो मैं कह रहा हूँ अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री था इनके बीच में। बिल्कुल, ये तरीका ही होता है। दो वेक्टर दे दिए जाते हैं, उनके बीच में बोला जाता है बताओ एंगल कितना है, तो हम या बोलते हैं बताओ ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, यस नो डाउट। ठीक है चलो। अच्छे सदमे से बाहर आए, अभी तक सदमे में है। अबे इसको क्या हो गया भाई? सब ठीक तो है अर्षित? हो गया सर। वो तो हो गया, तो सदमे से बाहर आया कि नहीं आया? चलो, तो ये कुछ बातें की थी हमने डॉट प्रोडक्ट की। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा देखो अच्छे सीख लेना, बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे जाके। मैंने कहा फिर से देखो, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर
बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब आप बोलोगे सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम इनको ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। डॉट प्रोडक्ट पुराना वाला था, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये अलग टाइप का प्रोडक्ट है, इनके बीच में हम क्रॉस लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं? दैट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये तो इनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आया सर, इसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से। तो सबसे पहली चीज तो ये चीज सीख लो कि सर ए क्रॉस बी जो आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन भी होती है कुछ, वो एन कैप। अब एन कैप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहली बात तो ये। तो सबसे पहले तो एन कैप क्या है? एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। मैंने कहा ऐसा वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? मैंने कहा अगर बी के परपेंडिकुलर रखोगे तो ए के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, अगर ए के परपेंडिकुलर रखोगे तो बी के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो मतलब इस प्लेन में तो पॉसिबल है ही नहीं। जिस प्लेन में ए और बी हैं उस प्लेन में ऐसा कोई वेक्टर पॉसिबल नहीं है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो एक साथ। मैंने कहा देखो उस प्लेन के बाहर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि दोनों के ही परपेंडिकुलर आ रहा है। ये ए के परपेंडिकुलर भी है और बी के परपेंडिकुलर भी है। तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी? ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा परपेंडिकुलर भी दो पॉसिबल है, एक कमिंग आउटवर्ड्स और एक गोइंग इनवर्ड्स। ठीक है, तो मैंने कहा एन कैप की जो डायरेक्शन है वो किससे फाइंड आउट करते हैं? हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे फाइंड आउट करते हैं? हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल से कैसे करते हैं देखो, बहुत अच्छे सीख लेना। लोग इसमें आधे लोग तो इसमें गड़बड़ा जाते हैं। राइट हैंड थंब रूल, अगर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अपने राइट हैंड को, राइट हैंड ये होना चाहिए, अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करूंगा। मैं ठीक है, मैं देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच किया राइट हैंड को इस तरीके से। अब ये कई तरीके से स्ट्रेच कर सकता हूं मैं, ठीक है, मैंने अपनी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया। मैंने कहा मुझे इस तरीके से स्ट्रेच करना है सच दैट मेरी जो पाम है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो मैं ऐसे भी स्ट्रेच कर सकता था, मैं ऐसे भी स्ट्रेच कर सकता था, बट अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो मेरी पाम इधर की तरफ आ रही है, इधर बी वेक्टर है क्या? नहीं है। तो मैं ऐसे स्ट्रेच ना करके ऐसे स्ट्रेच करूंगा। देखो अगर मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की ऐसे स्ट्रेच करूंगा, मेरी पाम किधर है? बी वेक्टर की तरफ है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस तरीके से फिंगर्स करूंगा या मेरी पाम अगर बी वेक्टर की तरफ है तो मेरा जो थंब है वो वेक्टर ये एन कैप की डायरेक्शन दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन में फिंगर स्ट्रेच किया, पाम मेरी बी की डायरेक्शन में है, तो मेरा थंब कैसा है? इनवर्ड है। ठीक है, तो आप बोलोगे इस केस के लिए जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की वो कैसी है? इनवर्ड है। इनवर्ड को हम ऐसे देखते हैं, एरो देखा, एरो तीर। अगर मैं तुम्हारे ऊपर तीर चलाऊं, जब तीर तुम्हारी तरफ आएगा तो तुमको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। ऐसा एरो होता है ना, आता हुआ केवल एक पॉइंट दिखेगा। जब वो तीर दूर जा रहा होगा तुमसे, मतलब मेरी तरफ आ रहा होगा तुम्हारा तीर मान लो, तो पीछे से ऐसे कैसे होता है? क्रॉस जैसा होता है ना, तीर दिखा है ऐसे, तो पीछे से तुमको क्रॉस दिखेगा। तो जब ये ऐसा जाता हुआ होगा, इनवर्ड होगा, तो ऐसे क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनटू द प्लेन या इनवर्ड। और अगर हम केवल ऐसा डॉट बनाए मतलब कैसा है? आउटवर्ड। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की अगर हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो इस केस में कैसी आ रही है? इनवर्स आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं सर, तो बी क्रॉस ए को आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड वाइज ए पहले लिखो या बी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको ए बी साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या करते हो? मैग्नीट्यूड तो कैसा होगा? इसके जैसे ही होगा, डायरेक्शन जरूर ऑपोजिट हो जाएगी। तो वो देखो कैसे हो जाएगी।
देखिए जब मैंने ए क्रॉस बी लिया तो मैंने अपनी फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, सकता है मेरी जो पाम है वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्योंकि जब बोल रहा हूँ ऐसे ही आप 3-4 बार बोल लो, अपने आप सही समझ में आ जाएगा। और सिर्फ अगर मुंह बंद करके बैठे रहोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। खुद बात खुद ऐसे ही बोल लो जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी आ रही है? थंब किधर आ रहा है मेरा? अंदर की तरफ। तो मेरी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है इनवर्स। मैंने कहा मुझे बी क्रॉस ए चाहिए, मतलब मेरा पहला वेक्टर बी होना चाहिए, तो मेरी फिंगर किधर स्ट्रेच होनी चाहिए? बी वेक्टर की डायरेक्शन में। मैं ऐसे भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। मैंने कहा ऐसे स्ट्रेच करना है कि मेरी थंब वो सॉरी मेरी पाम किधर हो? दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो ए की डायरेक्शन में मेरी पाम नहीं है, जबकि मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो ए की डायरेक्शन में मेरी पाम है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मतलब ये डायरेक्शन सही है स्ट्रेच करने की, तो आप बोलोगे थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। तो ए क्रॉस बी के लिए थंब अंदर की तरफ है, बी क्रॉस ए के लिए थंब बाहर की तरफ है, मतलब डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों का ए भी sin थीटा ही होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। डायरेक्शन में कोई दिक्कत हो तो भाई साहब बता दो, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है डायरेक्शन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो मुझे जरा बताना, अगर तुम्हें डायरेक्शन में क्लियरेंस है तो बताना। ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर है बी। जरा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ कैसी आएगी? आउटवर्ड आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड। आउटवर्ड आउटवर्ड। सर आउटवर्ड। आउटवर्ड। अपवर्ड आ रही है, कुछ लोग डाउनवर्ड भी बोले आउटवर्ड करो। तो ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच किया ऐसे, तो कैसी आ रही है? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब आउटवर्ड कह सकते हैं उसको, अपवर्ड ना कहके आउटवर्ड बोलते हैं। तो आउटवर्ड मतलब ऐसी आएगी। मैंने बहुत अच्छी है, मैंने कहा देखो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और बी वेक्टर कैसा है? ये बी वेक्टर है। जरा बताओ इसकी डायरेक्शन कैसी आएगी? ए क्रॉस बी की मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी आएगी? अलोंग द प्लेन। कैसी आएगी? सर अपवर्ड आएगी। अलोंग द सीधी प्लेन। आएगी, सीधी अलोंग द प्लेन, मतलब ऐसे सीधा। एक एक करके शशांक बोल, क्या बोल रहा है? सर सीधी आएगी ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर किधर? ऊपर ऊपर वाई एक्सिस में। फाइव एक्सेस पे, प्लस 5 एक्सेस। वाई एक्सिस। एक एक करके बेटा, शशांक को बोल लेते, मुझे मालूम है तेरे को समझ में आ गया। हाँ शशांक, सर प्लस 5 एक्सेस की तरफ। ऊपर की तरफ। हाँ जी। वेरी गुड। आप बोलोगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी। कैसे आएगी जरा देखो। मैंने कहा इधर देखो, ये बी वेक्टर है अंदर की तरफ, और ये ए वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है? आप बोलते ये Yes, बी sir. वेक्टर अंदर की तरफ है, ए वेक्टर ऐसा है, तो आप क्या करोगे? अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो ए वेक्टर की तरफ, सो दैट पाम आपकी इधर बी वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। देखो ये ऐसा है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। देखो कैसा बनाया हुआ मैंने, ऐसा बनाया हुआ है। ये अंदर चला गया बी वेक्टर, और ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है। तो मैंने जब फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच किया तो थंब किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ, वाई डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी कैसा आ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन वगैरह और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ठीक है, आप बेसिक सेंस आपको दिलाना था, तो मेरे हिसाब से वो आपको आ गया। मैंने कहा इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। मैंने कहा सर केस 1, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, ठीक है, तो आप बोलोगे जो ए क्रॉस बी होगा वो एक नल वेक्टर होगा। साइन 0 साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं, तो आप बोलते हो कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा, 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। इसी वजह से आप बोलते हो कि आई कैप क्रॉस आई कैप, या जे कैप क्रॉस जे कैप, या फिर के कैप क्रॉस के कैप, दैट इज अ 0 वेक्टर। खुद का खुद के साथ, मतलब पैरेलल वेक्टर्स हो गए ना, तो उनका पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितने आने वाला है? 0 आने वाला है। इसलिए आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, और सर ये सब कितने आएंगे? 0 वेक्टर आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर केस 2, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, मतलब दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
ए बी एन कैप। साइन 90 इज 1, तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू एन कैप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा चलो और देख लेते हैं। इसी वजह से आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एक नया वेक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप दैट इज इक्वल टू आई कैप। और आप बोलोगे सर क्या बचा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। मैंने कहा इसको उल्टा कर दो, अगर मैं जे क्रॉस आई कर दूंगा तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्रॉस जे कर दूंगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप, और आई क्रॉस के कर दूंगा तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे कैप। बाय यूजिंग दिस बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो आई क्रॉस जे के कैप होने वाला है, जे क्रॉस के आई कैप होने वाला है, के क्रॉस आई जे कैप होने वाला है। इनके ऑपोजिट माइनस आई कैप माइनस के कैप। मैंने कहा आप याद कैसे रखूंगा कि पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा, तो सर ये वाला साइकिल याद रखो, आई कैप जे कैप और के। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, ऐसे क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे है तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के है तो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई है तो जे कैप आएगा। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और अगर इसके उल्टे आया आई क्रॉस के करना पड़ा तो माइनस जे आएगा। ठीक है, तो अगर इस सीक्वेंस में आपके आ रहे हैं आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, इस सीक्वेंस में तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर उल्टा आई क्रॉस के किया, आई क्रॉस के उल्टा आया ना, तो आप बोलोगे माइनस जे कैप, के क्रॉस जे किया माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई किया तो माइनस ऑफ के कैप होगा। ठीक है, तो ये ऐसे सीक्वेंस में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। इसमें कुछ चीजें और सिखाना था मेरे को, जरा देखो। मैंने कहा अगर मैं ए वेक्टर का कंपोनेंट लूं बी वेक्टर के डायरेक्शन में तो कैसे लोगे, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये जो ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये होती है ए कॉस थीटा और ये होती है ए साइन थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो जिसके साथ थीटा एंगल बना है तो वो ए कॉस थीटा और ये होगी ए साइन थीटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट, ए के बी के पैरेलल और बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने जब डॉट प्रोडक्ट लिया था तो हमने क्या लिया था, बी के पैरेलल कंपोनेंट लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट में हम बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट लेते हैं, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप बोलो कितना होगा, दैट इज ए साइन थीटा। तो हम बोलते हैं सर ए साइन थीटा इनटू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो आप बोलते हो ए क्रॉस बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो दैट कैन आल्सो बी रिटन एज ए परपेंडिकुलर इनटू बी। व्हाट इज ए परपेंडिकुलर? A perpendicular is the component of A in the direction of B perpendicular. A perpendicular is the component of A perpendicular to the B vector. B vector के perpendicular direction में जो A का component है यानी कि ये वाला component ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, B की लाइन पे एक से यहाँ से perpendicular ड्रॉ करते हैं और ये जो डिस्टेंस आती है इसको हम बोलते हैं A sin थीटा। ठीक है, मैंने कहा अगर इसको मैं अलग से फिर से बनाऊं समझाने के लिए, मैंने कहा सिमिलरली अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, एंगल दोनों का थीटा है। अब मैं बी का वेक्टर चाहिए, बी का कंपोनेंट, मैं क्या करो ए की डायरेक्शन को एक्सटेंड करो और यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, सर ये बी है, ये वाले डायरेक्शन में ये जो आएगा ये आएगा बी कॉस थीटा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बी कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी बी साइन थीटा।
अगर b sin थीटा को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a b sin थीटा आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर a इंटू बी परपेंडिकुलर, a के मैग्नीट्यूड में b परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन आप अलग से निकाल सकते हो। मैंने कहा ये b परपेंडिकुलर क्या है, b का कंपोनेंट a के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, b का कंपोनेंट a के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं b परपेंडिकुलर। कई बार आगे ये चीज यूज होगी तो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लें। मैंने कहा अगर मेरे पास a वेक्टर a1 i कैप प्लस सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो गए। तो सुनाई नहीं दे रहा। कि कौन है तो म्यूट कर, किसने म्यूट किया ये? रिकॉर्डिंग में चेक करवा के अगर मुझे कोई मिल गया ना बताओ, उठा के फेंकूंगा मैं। बेटा हर चीज रिकॉर्ड हो गई, ध्यान रखना है। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, अगर आपको दिमाग में है तो देख लो, ऊपर रिकॉर्डिंग का बटन होता है, हर एक हरकत आपकी रिकॉर्ड होती है। हाँ भैया, अगर आपको इस फॉर्मेट में गिवन हो और आपसे एक क्रॉस भी पूछा जाए कैसे सॉल्व करोगे, मैं कहा देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अगर मुझे एक क्रॉस भी चाहिए तो सबसे पहले तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका मतलब नहीं है, कैसे लिखते हैं वो सीखो। मैं कहा देखो अगर मुझे एक क्रॉस भी चाहिए तो पहले तो मैं लिखूंगा आई कैप माइनस जे कैप और के, ऐसे लिखूंगा आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ध्यान रखना है इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब मुझे क्योंकि ए क्रॉस बी चाहिए तो पहले ए है तो पहले ए के कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली नीचे लिख दूंगा। आई कैप का कंपोनेंट कितना है A1, जे कैप का कितना है A2 और के कैप का कितना है A3। इसके बाद बी के लिख दूंगा। आई के आगे कितना है B1, जे के आगे कितना है B2 और के आगे कितना है B3। आप क्या करेंगे, मैं कहा सर अब ए क्रॉस बी कैसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल टू पहले ये वाला लिखोगे आई कैप, लिख दिया आई कैप, अब ब्रैकेट। अब क्योंकि आपने आई कैप लिया है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को इग्नोर करना है, इस लाइन को नहीं देखना है और इस लाइन को नहीं देखना है। तो अब क्या बचेगा आपका, देखो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ध्यान से सुनेंगे, दिस इनटू दिस इसी सीक्वेंस में करना, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3। ये तो आई कैप का आ गया। मैंने कहा दूसरा कोफिशिएंट कौन है, माइनस। क्या हुआ बेटा, माइनस जे क्यों लिखा है सर? एक तरीका होता है बेटा, डिटरमिनेंट में ऐसे लिखते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। ओके ठीक है, मैथ्स का एक फंडा है, डिटरमिनेंट होते हैं, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। ये तो आपको हम यूज करने के लिए बता रहे हैं, तो आपको बस इसको इसी तरीके से याद रखेंगे, बेटर रहेगा, मैथ्स का टर्म है। चलिए मैं कहा दूसरा मेरा क्या है माइनस जे, तो मैं दूसरा क्या लिख लूंगा माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट लगा दूंगा। अब माइनस जे कैप वाली लाइन को हाइड करना है, हाइड कर दिया तो क्या बचा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3। कोई भी जल्दबाजी में, ज्यादा होशियारी में बिल्कुल भी हवा में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिख के करे, वरना आते हुए क्वेश्चन सॉल्व गलती कर जाओगे। और मैं कहता हूं हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का, डायरेक्टली, या डॉट प्रोडक्ट का, किसी ना किसी का तो आ ही जाता है। मैंने कहा तीसरा टर्म क्या है, के कैप, लिख दो प्लस के कैप ब्रैकेट। अब के कैप वाली लाइन को हाइड कर दो, क्या बचा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब A1 B2
माइनस B1A2, ये आ गया आपका A क्रॉस B। एक वेक्टर आएगा, बिल्कुल आएगा, और आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप, जो पूछा जाए वो निकाल सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूँ, देखो एक बार क्विकली। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर ए क्रॉस बी ले रहे हो तो पहले एक एक कॉम्पोनेंट लेने हैं, तो एक एक करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट लिख दिए, आई कैप नीचे आई कैप, जे कैप नीचे जे कैप और के कैप नीचे के कैप। मैंने कैसे बी के लिख दिए। अब देखो पहला आई कैप लिख दिया, आई कैप। अब आई कैप वाली लाइन को हाइड कर दिया, आप बोलोगे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। दूसरा कोएफिशिएंट है माइनस जे कैप, लिख लिया। अब जे कैप वाली लाइन को हाइड कर दिया, आप बोलोगे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तीसरा कोएफिशिएंट है के कैप, लिख दिया। के कैप वाली लाइन को हाइड कर दिया, this into this minus this into this, and this is how you can find the cross product of two vectors given this format. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। A vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 5j cap. B vector I cap minus j cap plus k cap. ठीक है, जरा एक और चीज निकाल के बताओ। सर 2i plus 3j plus k। एक सेकंड। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? 2i plus 3j plus k। सर 2i क्या plus 3j क्या plus k क्या? और कोई दूसरा आंसर दे रहा है क्या? यही है सर। दो लोग आंसर आया, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। यही आ रहा है, और मैग्नीट्यूड आ रहा है √14। 3-4 लोगों के आंसर आए अभी तक, और बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। आनंद, आस्तिक, दीक्षा, ग्लेडी, हर्षित, जतिन, मदन, प्रिसी, ऋचा, ऋतु, सर सर यही आंसर आ रहा है। सर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 5 प्लस 1k कैप, यही है ना मतलब? यस सर। और कोई आंसर इसके अलावा? चलो सर वो माइनस जे में नहीं होगा? क्या होगा ये? हाँ आप अपना आंसर बताओ ना, होगा ही नहीं होगा वो देखेंगे, आप अपना आंसर बोलो। सर ये माइनस 5k कैप होगा। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। सर माइनस 3j होगा ना? यस सर। एक एक करके बेटा, बाकी दोनों सेम है। सर अरे 2i रुक जा थोड़ी देर रुक जा, मदन की बात खत्म कर लूं। हाँ मदन, बाकी दोनों सेम है सर। हाँ शशांक, अब तू बोल, क्या बोल रहा है? सर मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सर 2i माइनस 3j प्लस k आ रहा है। प्लस के आ रहा है। चलो ये मदन का है, ये शशांक का है, बाकी ये काफी लोगों का। ठीक है, दीक्षा कुछ बोलना चाह रहा हूँ? सर मेरा भी शशांक जैसा ही आंसर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। और कोई? यस सर। श्याम कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर, ऊपर वाला है।
2i कैप प्लस 3j ये वाला कैप प्लस k कैप। चलो चलो देख लेते हैं, मैंने निकाल कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने कहा देखो ए क्रॉस बी चाहिए मुझे, सबसे पहले तो लिखने का तरीका वही आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, तीनों लिख लिया ऐसे। ए क्रॉस बी चाहिए तो पहले ए वाले कंपोनेंट लिखेंगे, तो लिखोगे 2 -3 5, बी के लिख लो 1 -1 1, ठीक है। मैं क्या लिखो अब ए क्रॉस बी, पहला वाला टर्म लिखो आई कैप, आई कैप वाले को हाइड करोगे तो जाएगा -3 × 1 इज -3 माइनस फॉर्मूले का, -1 × 5 इज -5, -5 और ये माइनस कितना हो गया +5। सेकेंड टर्म माइनस जे कैप, अब जे कैप वाली को हाइड कर दिया तो 2 × 1 इज 2 माइनस 1 × 5, 1 × 5 इज दिस -5, ठीक है, क्लियर। मैंने कहा थर्ड टर्म ए कैप, ए वाले को हाइड कर दिया, 2 × -1 इज -2, फॉर्मूले का माइनस, 1 × -3 इज -3 और ये यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा +3। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है देखो, 5 - 3 इज 2, तो ये हो गया 2i कैप। मैं कहता देखो कितना है, 2 - 5 इज -3, this -3 and this minus makes it plus, -2 + 3 is +1, so this is the answer, यानी this one। मदन कहाँ गलती कर रहे हो शशांक? सर मैं इसी के बाद पूछने वाला था ना। हाँ बोलो सर, ये तो जे का जो माइनस वाला साइन है वो ऐसे कैसे नहीं रहता, वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो शशांक। सर मैं कहता जे का जो नेगेटिव साइन है हाँ वो एज इट इज नहीं रहता, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको। तो अंदर वाले को कहाँ लेके जाएगा बेटा, फिर आप ऐसा लिखोगे, एज इट इज लिख दो, आप ऐसा लिखोगे -j × -3 ऐसा लिखोगे, हटा तो ना दोगे साइन यार, किसी साइन को हटा दोगे क्या बताओ? नहीं सर, ऐसे थोड़ी नहीं हटा सकते। तुमने तो हटाने की कोशिश की, तभी तो आपने बोला कि अरे अब ऐसे लिखे हो तो फिर माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होंगे ना, ये तो इसमें क्या कर दूंगा मैं। ठीक है सर। एनी अदर डाउट मदन? यस सर। माइनस प्लस गलती कर दी थी, ऐड कर दिया सर, माइनस में गलती हो गई थी। दीक्षा सर मैं माइनस का साइन अंदर नहीं लेके गई थी। ध्यान रखें, ये छोटी छोटी देखिए प्लस माइनस की मिस्टेक आपसे क्वेश्चन ले जा सकती है, ठीक है। आप उठा के प्रीवियस टेंस का क्वेश्चन देखोगे, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट कुछ एग्जांपल इसमें एक आता है टॉर्क r क्रॉस s, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उसने f वेक्टर दे दिया है और r वेक्टर दे दिया है, ऐसे i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में, और आपसे पूछा टॉर्क निकालो। कुल मिलाकर उसने बेसिकली क्या पूछा, उसने पूछा क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है कि नहीं आता है, और अगर आप प्लस माइनस गलती हुई आता हुआ सिंपल क्वेश्चन गलत कर देंगे। मैं इसलिए कहता हूँ प्रॉब्लम मुझे ये नहीं जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनकी क्या करूं, मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो तो बनने चाहिए। अगर मुझे 20 क्वेश्चन आते हैं और मुझे 20 भी बन गए तो भी मैं 80 मार्क्स से पहुंच जाता हूँ, समझ रहे हो, मतलब मैं 50% से कम की बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे 25 या 30 क्वेश्चन भी अगर मुझसे बनते हैं, 15 नहीं भी बनते हैं कोई बात नहीं, 25-30 तो बनते हैं, पहले वो तो बने। 25-30 अगर मैं सही करके आऊंगा मैं 120 के अराउंड पहुंच जाऊंगा बेटा, 100 120 के अराउंड। सर एक अच्छा स्कोर माना जाता है फिजिक्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए काफी है ना काफी है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इनिशियल लेवल पे उतना स्कोर करना काफी अच्छा माना जाता है। तो अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। आते हुए क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं होने चाहिए, आते हुए क्वेश्चन मुझसे कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं। तो ये सब बातें थी वेक्टर्स की।
तो यहाँ पे वेक्टर्स खत्म हो गया, ध्यान रखें। मैं आपको बता दूंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन, वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजोल्यूशन यूज होने वाला है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन बहुत यूज होने वाला है। वर्क में जाओगे, जैसे वर्क वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट जम के यूज होगा। रोटेशन में जाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जम के यूज होगा। 12th में जाओगे जब, तो 12th में आप कहते हो कि 12th में आपका मैग्नेटिज्म में पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाओगे तो पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। तो भाई साहब वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ वेक्टर से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है नहीं फिजिक्स में, इसलिए वेक्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना। आपको डीपीपी मिल जाएगी वेक्टर्स में, ठीक है। 15, 20, 25 जो भी क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि वेक्टर्स अगर हमारा वीक हो गया तो हमें फिजिक्स बहुत परेशान करने वाली है। चलिए, मैं वही कहता हूँ सिलेक्शन हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट जो चीजें हम सीख रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीखें, ठीक है। अगर हमने अच्छे से सीखे तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। भले ही मैं कहता हूँ 2 चीजें कम सीखें, बट जितनी सीखें वो बहुत अच्छे से सीखें। 45 क्वेश्चन नहीं करना मुझे सिलेक्शन के लिए, है ना। मुझे तो ये कहना है सर जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं कर पाऊँ, ठीक है, तो उतने ज्यादा करने हैं। जरूर होना कोई 45 बन जाए। तो हर चीज को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मान के ही आगे बढ़े और धीमे धीमे आगे बढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं करें। चलिए, वैसे तो वेक्टर खत्म हो गया। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ लैमिस थ्योरम और होता है, कभी कभी यूज हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि 3 वेक्टर्स हैं ऐसे, एक वेक्टर एक ही पॉइंट पे 3 वेक्टर को जैसे हैं। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। मान लिया ए और बी के बीच का एंगल है अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल है गामा, सॉरी अल्फा ए सॉरी सी के ऑपोजिट है गामा और बी के ऑपोजिट है बीटा। कुछ ऐसे दे रखा है, देखो ए वेक्टर के ऑपोजिट मतलब बी और सी के बीच का एंगल है अल्फा, बी वेक्टर के ऑपोजिट मतलब ए वेक्टर और सी के बीच का एंगल है को बोला है बीटा, और सी के ऑपोजिट मतलब ए और बी के बीच का एंगल को बोला है गामा। अगर ये तीनों का रिजल्टेंट 0 है, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपकी लैमिस थ्योरम लगेगी। आगे फोर्सेस जब पढ़ते हो ना, 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तब ये बहुत एप्लीकेबल होती है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। आप बोलते हो कि ये कैसे हैं, 0 वेक्टर है, रिजल्टेंट इनका 0 है, देन तब आप बोल सकते हो कि a का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द a दैट इज अल्फा इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द b ऑपोजिट मतलब a और c के बीच का एंगल, साइन बीटा एंड दैट इज c अपॉन साइन गामा। कभी-कभी ये आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने में यूज हो जाता है, पर ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए इसका मतलब क्या है। 3 वेक्टर को किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे किसी एक पॉइंट पर, और अगर तीनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तीनों वेक्टर का क्या 0 आ रहा है, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तब आप ये बोल सकते हो कि a का मैग्नीट्यूड अपॉन a के ऑपोजिट जो 2 वेक्टर्स उनके बीच का एंगल करेगा अल्फा, तो sin अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू c अपॉन sin गामा। एंगल ध्यान रखना, अगर मैं a का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो मैं b और c के बीच का एंगल लूंगा, अगर मैं b का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो मैं c और a के बीच का एंगल लूंगा, और अगर मैं c का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो c अपॉन sin ऑफ गामा। गामा क्या है, a और b के बीच का एंगल है, ठीक है। दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन a plus b plus c इक्वल टू 0। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो अच्छी बात है, इसको भी जरा नोट डाउन कर लो, फिर अपन अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही कर देते हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट होते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन तो कर ही सकते हैं, हम स्टार्ट नहीं कर सकते तो क्या होगा। सर ये ऐसी चीज सेम फोर्स में भी कहीं अप्लाई होती है ना लैमिस थ्योरम? क्या बोल रहे हो शशांक? सर ऐसी ये लैमिस थ्योरम वो मोशन वाले चैप्टर जो फोर्स वाला उसमें भी ऐसी कहीं पे अप्लाई होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वेक्टर्स जहां वेक्टर है वहां चीजें वेक्टर्स की एप्लीकेबल होंगी। फोर्स अगर वेक्टर है तो वेक्टर के सारे कांसेप्ट फोर्स पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। ओके सर। चलो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोशन इन a straight line या मोशन इन 1D भी बोलते हैं। चलो जल्दी से एक आंसर बता दो कि मोशन वर्ड सुन के सबसे पहले किसके दिमाग में क्या आता है?
एनीवन? चलना पार्थ क्या बोल रहे हो? चलना मोशन मतलब मूवमेंट So movement. 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 Sir, Movement. change in position with respect to time. बेटा डॉक्टर बनने वाले हो सबके सब, Sir, है ना? change in position with respect to time. देखो देखो, हाँ ठीक ठीक, समझ गया मैं, सबके दिमाग में लगभग एक ही जैसी चीज आ रही है। देखो भाई, डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टरों की कैरेक्टरिस्टिक लेके आओ, ठीक है भाई साहब। जैसे ही आपने मोशन वर्ड सुना होता ना, आपको ये सब चीजें फिजिक्स की याद नहीं आनी चाहिए, मोशन फील आनी चाहिए। डॉक्टर से कोई बात करेगा सर मोशन के बारे में तो क्या बात करेगा, मूवमेंट की बातें करोगे हैं? कोई पेशेंट आएगा सर मोशन हो गए तो क्या बोलोगे, कौन सी स्ट्रेट लाइन का मोशन है कि टू डायमेंशनल है, सर्कुलर सर मोशन लूज है, ऐसा मोशन। बोलोगे, है ना? तो भाई साहब डॉक्टर वाली फील ले थोड़ा सा यार, है ना? डॉक्टर ऐसा जीना तो सीखो कि डॉक्टर कैसे जीते हैं। सोचो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बोलूं सर मोशन के बारे में बात करनी है, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन सोचेगा, क्या मूवमेंट के बारे में सोचेगा? और डॉक्टर वाली फील लो यार, अभी तो तुम डॉक्टरों की तरह जीना सीखो थोड़ा अभी से। खैर चलो, ये तो बातें हो गई, ऐसे ही अपन बात करते हैं। मैं अभी रेस्ट पर हूं या मोशन में हूं, ये बताओ। रेस्ट पर हो सर आप दो। सर किसके रिस्पेक्ट में? शिवम क्या बोल रहे हो? सर किसके रिस्पेक्ट में ये देखा जाएगा ना। वेरी गुड सर, मैं रेस्ट पे हूं या मोशन पे हूं आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। पहले तो आप मुझसे ये बोलोगे सर आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, शायद मैं रेस्ट पे हूं आज। बट अब यही सोचो, यहाँ मेरे बगल में कोई बंदा खड़ा है, मैं उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता हूँ। बट सोचो एक कोई दूसरा बंदा जो मुझे अर्थ पे खड़ा होकर देख रहा हो, सॉरी मार्स पे खड़ा हुआ और वो मुझे देख रहा हो, उसके रिस्पेक्ट में तो मैं मूव ही होगा, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है उसके रिस्पेक्ट में, है ना? मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल, शायद समझ में नहीं आता। मैंने कहा ट्रेन में आप खड़े हो, मैं ट्रेन में खड़ा हूँ, आप मेरे बगल से खड़े हो, आप क्या बोलोगे, सर मैं रेस्ट पे हूँ कि मूविंग हूँ? आप बोलोगे सर आप तो ये बोल सकते हो कि मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अभी बाहर कोई बंदा खड़ा है जो मुझे देख रहा है, वो तो ये बोलेगा ये बंदा मूविंग है ना? तो किसी के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हो सकता हूँ और किसी के रिस्पेक्ट में मैं मूविंग हो सकता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मोशन और रेस्ट ये दोनों ही रिलेटिव टर्म होते हैं। तो जब भी बात की जाए कि मोशन या रेस्ट की, तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए सर किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस क्या है आपका, ऑब्जर्वर कौन है आपका, ठीक है? तो हमेशा रेफरेंस पूछा करो किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात। चलो हमने कहा सर अगर मैं ए से बी जाता हूं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अब यहां से जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, ठीक है? मैं क्या कहता हूं, इसमें देखो दो टर्म डिफाइन होती है, एक को हम बोलते हैं डिस्टेंस और एक को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या फर्क है दोनों में, ए और बी के बीच में? मैंने कहा देखो डिस्टेंस क्या होता है सर, ए और बी के बीच में जाने में आपने कौन सा पाथ लिया और उस पाथ की डिस्टेंस कितनी थी, लेंथ कितनी थी, ठीक है? एक सेकंड, ठीक है? मैंने कहा डिस्टेंस क्या होगा, आपने बोला ए से बी जाने में आपने कौन सा पाथ चूज किया और उस पाथ में कितनी लेंथ आई, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। इस रास्ते से जाओगे तो अलग डिस्टेंस आएगी, इस रास्ते से जाओगे तो अलग डिस्टेंस आएगी, और इस रास्ते से जाओगे तो अलग डिस्टेंस आएगी, है ना? तो डिस्टेंस तो अलग अलग पाथ पे डिपेंड कर रही है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ए एंड बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है। आप किसी भी रास्ते से जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही कहलाएगी ना, तो वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रही है। मैंने कहा सर आप इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ये वाली रास्ता जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा, स्ट्रेट लाइन। सर ये एक वेक्टर होता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये होता है सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर, ठीक है? ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों की यूनिट तो
मीटर ही होगी, दोनों का है तो लेंथ ही, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसमें जरा हम देख लेते हैं, मैंने कहा मान लो कि पोजीशन, पोजीशन जानते हो क्या होता है? ये देखो, आज मैं x इक्वल टू x1 पे खड़ा हूं, थोड़ी दूर पे मैं x इक्वल टू x2 पे पहुंच गया, ठीक है। तो मैंने कहा सर ये इसकी पोजीशन है, इसी टाइम पे ये यहाँ पर था तो पोजीशन x इक्वल टू x1 थी, इसी टाइम पे ये x इक्वल टू x2 थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जहां से चले और जहां पे रुके जाके, आपने बोला दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखते हो दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ध्यान रखें हमेशा। अब देखो, अगर आप चल के यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, मान लो यहाँ, ठीक है, x इक्वल टू x3। अब डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये डिस्टेंस तो पूरी होगी, यहाँ से जाके यहाँ पूरी पूरी डिस्टेंस होगी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो आप क्या करोगे सर? अब इधर गए थे, इधर से मुझे मतलब ही नहीं है। मैंने कहा मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था? ये था। मेरा फाइनल पॉइंट क्या है? ये। मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ? ये। इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केवल इतना होगा, मैं गया भले ही ऐसे होऊंगा, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केवल इतना ही ड्रॉ होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में। और कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, तो आप बोलोगे x3 माइनस x1 प्रॉपर साइन के साथ। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हमेशा ध्यान रख लेना। अब हम डायरेक्शंस को भी बहुत मेजर करेंगे। अगर मेरे ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वर से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ध्यान रखना, मेरे से जिस पॉइंट से आप बात कर रहे हो, यहां से मान लो ऑब्जर्वर से अगर इधर की तरफ जाओगे, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट से इधर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट या कोई भी क्वांटिटी। इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। आप बोलोगे अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव कहलाएगा और नीचे की तरफ जाओगे नेगेटिव। ये मेरी कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन होंगी। अब आप बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए? एनीवन? नेगेटिव। नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव, क्योंकि आपने बोला मैं यहाँ से स्टार्ट किया और मैं इधर की तरफ गया, फाइनल कहाँ? देखो मैं गया तो इधर था, मैं वापस इधर गया, मुझे कहाँ से गए, कौन से रास्ते से गए, मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने कहा फाइनली कहाँ पहुंचे सर? इधर। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, आना भी चाहिए। मैंने कहा जरा ऐसे भी देख लो। मैंने कहा देखो x1 कुछ वैल्यू होगी और x3 कुछ और वैल्यू होगी। मैंने कहा यहाँ कहीं x इक्वल टू 0 है मान लो, तो x1 और x3 में से कौन बड़ा होगा? आप बोलोगे x1 ज्यादा बड़ी वाली होगी। आपको क्या लिखना है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप बोलोगे x3 माइनस x1। छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस करोगे तो माइनस ही आंसर आएगा ना। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। फाइनल पोजीशन अभी भी आपकी पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अभी बेसिक सी बातें थी, मैंने बता दी। एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किसी एक जर्नी के लिए मैंने कहा सर ए से बी अगर मैं जाऊं, किसी भी एक पार्ट से जाऊं, मैंने जर्नी 1 ले लो, जर्नी 2 ले लो, जर्नी 3 ले लो, मैंने अगर किसी एक जर्नी की बात करोगे, किसी भी जर्नी की बात करोगे, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी फॉर जर्नी। आप 1 की बात कर लो, 1 के लिए जो डिस्टेंस होगी क्या उसके डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी। 2 की बात कर लो, सर अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएंगे। मैंने कहा थर्ड वाले रास्ते की बात कर लो, आप बोलोगे डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो किसी भी जर्नी के लिए आप बात करो कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। मैंने कहा सर हमेशा बड़ी होगी, बराबर कब होगी? मैंने कहा बॉडी इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इस पॉइंट को आप अपने नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेना। Distance is equal to magnitude of displacement when the body is traveling in a straight line without changing its direction। देखो इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर आएंगे। तो जो मैंने पॉइंट बोला है उसे अपनी नोट्स में जरूर हाईलाइट करके लिख लेना।
तो ये बातें थी कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो और आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी, एनी डाउट्स? नो सर। चलिए, अच्छी बात है। अगर कोई डाउट नहीं है, आपको आज एक डीपीपी मिल जाएगी फैक्टर पे बेस्ड, आज शाम तक या कल सुबह, तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लें। हाँ बेटा बोलो। सर आपके पढ़ाने के बाद मुझे एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करना चाहिए, मतलब सिर्फ नोट्स काफी है? नोट्स में अगर आपने सारी चीजें लिख ली हैं तो बिल्कुल काफी है। जो चीजें मैं बोलता रहता हूँ लिखने को, जो चीजें मैं आपको देता रहता हूँ, अगर आपने उतना लिख लिया है, आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सॉल्व करना है, आपके लिए मैं ऑलरेडी डिग्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप अपना मटेरियल उठा के आपके जो पीछे एक्सरसाइज दे रखते हो कि स्टडी मटेरियल मिला होगा, ठीक है। अगर वो स्टडी मटेरियल से सॉल्व नहीं करते बन रहा है, डीपीपी सॉल्व करने के बाद आप तब कोई बुक आप रेफर कर सकते हो, अगर आपसे ऑनलाइन मटेरियल सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना टाइम मिलता नहीं होगा कि आप डीपीपी से सॉल्व करो और एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व कर पा रहे हो। एनसीईआरटी तो फिजिक्स में बिल्कुल अब छोड़ दें, बिल्कुल उसकी तरफ देखें भी नहीं। यस सर। बाकी केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, उनको तो आपको ऐसे चार्ट मारना है, मतलब कितना चार्ट मारना है। सर फिजिक्स में तो कुछ समझ में नहीं आता एनसीईआरटी से। 11th में स्पेशली, 12th की अच्छी है, 11th में आई नो। इसे तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की तरफ तुम्हें देखना ही नहीं है, ठीक है। सर वो डीपीपी का क्या बोल रहे थे आप? डीपीपी आपको आज एक और डीपीपी मिल जाएगी, आज शाम तक मिल जाएगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। नहीं तो चेक करते रहिएगा, नहीं तो कल तो मिल जाएगी, आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। तो वेक्टर्स हम डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। चलिए, और कोई? चलो फिर मधु मैम। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। मधु मैम। मधु मैम कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, यस। हाँ मैम, ठीक है मैम, बंद यस करते हैं। सर। हाँ जी, ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू।